मैं हूं उस्मान गनी, आप देख रहे हैं सचिन यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले, तो चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक वो है, हम बात करेंगे आज पीडीएम के होने वाले कोयटा में जलसे के ऊपर कि कोयटा में जो जलसा था पीडीएम का, उसमें आखिर कैसे क्या जरूरत थी कि उनको पीडीएम कोयटा में जलसा करना पड़ गया, और इंतहाई सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद वहाँ पे जलसा किया गया। और ये तो शाबाश देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया कि वहाँ पे हालात को कंट्रोल में रखा और किसी किस्म के शुगर वाक़े से आवाम को महफूज रखा और शुरा को महफूज रखा। तो सोचना चाहते हैं कि इस जलसे में क्या क्या तकरीरें की गई, मरीना की क्या तकरीर की, इसके अलावा महमूद नशीद ने क्या तकरीर की, और अहमद शाह नूरानी साहब के साहबजादे वैस शाह नूरानी साहब ने क्या तकरीर की, इसको डिस्कस करेंगे। और ये तकरीर क्यों की गई, किसी के अंदर की क्या मकासद थे, और फिर तकरीर के बाद वैस शाह नूरानी ने क्या स्टेटमेंट दिया, उसको भी डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने क्या वजाहतें दी। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या था और उसको इंडिया ने कैसे प्रमोट किया, उसको इंडिया ने किस तरह से डिपेक्ट किया। तो इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये जो हालात हैं दिन ब दिन किस रुख जा रहे हैं, और ये कि आखिर बिलावल जो है वो क्या डबल पिच पे खेल रहे हैं, और क्या वो दोनों को एक यानी कि वो कर रहे हैं। तो और दूसरा ये कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को डिस्कस करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कौन सी पार्टी फतह याब होती है, ये तो इलेक्शन पता चलेगा। तो इसको भी डिस्कशन करेंगे हम। इसके अलावा जो इंटरनेशनल टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रांस में होने वाले हालिया वाक़े के ऊपर के, जिसमें जो कि चार्ली हेब्डो का वाक़या था कि चार्ली हेब्डो मैगज़ीन ने खुदा गुस्सा खाना खा के शाया किया, जिसके बाद वहाँ पे इन इलेक्शन जो था वहाँ पे फिर दो वाक़े दोनों हुए, जिसमें एक स्कूल टीचर थे, उनका कलम किया गया। तो इसके बाद फ्रांस सदर ने उनको आला सिविल अवार्ड भी दिया, और उसके बाद कहा कि हम ये वाक़या जो हैं वो इनको रोकेंगे नहीं बल्कि कंटिन्यू रखेंगे। तो ये वाक़या जो बयान था, इसके अलावा उन्होंने मज़ीद भी कहा कि इस्लाम मुखालिफ बयान दिए मैक्रोन ने, जिसके बाद तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान साहब ने इसके ऊपर वाज़ेह अपना रिस्पॉन्स दिया। उसको कहा कि हम इस किस्म के बयान को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैक्रोन को अपना जो है दिमागी इलाज करवाना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी देखेंगे कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था, और पाकिस्तान से ने इसके ऊपर क्या बयान दिया, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल टॉपिक्स में हम मज़ीद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो इंडिया और जो अजीत डोवल है उनकी क्या नई डॉक्टर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो कहते हैं कि हम अपने इलाके से बाहर भी अपने मुफाद की जंग लड़ेंगे और अपने मुल्क के अंदर भी अपने मुफाद की जंग लड़ेंगे। तो इसका मकसद क्या था, और इसके अलावा जो यूपी के सीएम हैं उन्होंने क्या धमकी दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि मोदी ने एक तारीख का ऐलान कर दिया, जंग की तारीख का ऐलान कर दिया चाइना और पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो अमेरिका का माहिदा होने जा रहा है इस वक्त इंडिया के साथ, बीका जिसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बीका में होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में मार्क एस्पर और जो माइक पोम्पी हैं वो सब पहुंच चुके हुए हैं नई दिल्ली। तो आप देखें कि वहाँ पे ये माहिदा साइन होता है या नहीं होता, और वहाँ पे इस माहिदे के क्या नुकसान होते हैं इंडिया को, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे सीधा चलते हैं पीडीएम के होने वाले कोयटा के जलसे के ऊपर। तो हुआ कुछ यूँ कि पीडीएम का दूसरा जलसा जो हुआ था वो हुआ था कराची में। तो कराची में जलसा जो था पीपल्स पार्टी चुकी हैसियत में वहाँ पे नवाज शरीफ तकरीर की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो हुआ कुछ यूँ कि फिर पीडीएम ने अपना तीसरा जलसा था वो कोयटा में रखा। तो ये जलसा टोटली मौलाना फजल रहमान जो थे वो होस्ट कर थे, और वही इसके यानी कि मुंतज़मीन में शामिल थे इस जलसे के। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि मौलाना फजल रहमान ने चूँकि बेसिकली उन्होंने नवाज शरीफ को फुल मौका दिया कि वो तकरीर करें, ये करें, वो करें। तो इस तकरीर में भी नवाज शरीफ साहब ने फुल यानी कि ऐसे मुखालिफ तकरीर की और ऐसे किरान को टारगेट किया, ये किया वो किया, और जिसकी आवाम ने भी शदीद मजम्मत किया। और इसके अलावा मुस्लिमों के अंदर जो अरकान हैं 70% जो अरकान हैं उन्होंने भी नवाज शरीफ के इस बयानी से ताल्लुक ऐलान किया हो, वो अपने आप को डिसऑन करना चाहते हैं इस चीज़ से। बट ड्यू टू सम जो कहते हैं कि पार्टी के इंसिस्टिंग की वजह से और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन वजह से वो अपनी पार्टी से अलहदा नहीं हो सकते। तो लेकिन वो अपने नवाज शरीफ के बयानी से टोटली ताल्लुक का ऐलान करते हैं। वही मुस्लिम के जो 75% जो मेंबरान कौमी असम्बली और इसके अलावा जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं वो भी नवाज शरीफ के इस बयानी से बल्कि ताल्लुक का ऐलान करते हैं। तो इसके अलावा उसके बाद मरीम नवाज तकरीर की है ऐसे मुखालिफ, तो उसमें भी नवाज शरीफ टारगेट किया इदारों को, उसके काफ़ी ज़्यादा सख्त लहजा क्या किया तरफ। तो उसमें भी यानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स करने की कोशिश की इदारों को कि वो इस प्रेशर में आके हमें कोई डील दें, कोई एनआरओ दें। तो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन का इजहार है मरीम नवाज की तरफ और नवाज शरीफ की तरफ कि वो देख रहे हैं कि हम एक बार एक तकरीर कर रहे हैं कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमें कोई जवाब नहीं आ रहा, और हमें कोई क्यों नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको एनआरओ चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो हमें कोई पूछ नहीं आता। ये उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है मरीम नवाज के अंदर भी और नवाज शरीफ साहब के अंदर भी है। तो मैं नवाज शरीफ साहब को ये है कि मुझे उनको लाना चाहिए, तो दूसरा ये मरीम नवाज कि मैं उनको लंदन जाना है, तो वो इसलिए उनकी टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही। तो इसमें फिर उसके बाद जो तकरीर हुई, उसके बाद जो महमूद अशरफ साहब ने जो तकरीर की वो इंतहाई काबिल मज़म्मत थी, जिसमें उन्होंने ये पाक अफगान बॉर्डर के बात की कि हम इस बाढ़ को उखाड़ फेंकेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
तो ये तसे इंतहाई यानी कि रास्ते मुखालिफ बयानी है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन एजेंडा है जिसको प्रमोट कर रहे हैं। और नवाज शरीफ का भी पूरा बयानी जो है वो बेसिकली भारत नवाज एजेंडा ही है जो कि इसको आगे कैरी ऑन करके चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हुआ कुछ यूँ कि फिर उसके बाद जो जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो रहनुमा थे अहमद शाह अदनानी साहब के जो साहबजादे थे अवैध शाह अदनानी साहब, उन्होंने तकरीर की। उसमें उन्होंने इंतहाई सारी हदें पार करते हुए उन्होंने एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया, इंतहाई यानी किस्म के यानी कि वो कहते हैं कि वो सारी हदों को पार करके और उन्होंने एक ऐसा नारा लगाया जो कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो इसका तस्वर भी नहीं कर सकता, और एक आम मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके बाद अहमद शाह अदनानी साहब ने ये तकरीर की इलेक्शन खलीफ। उसके बाद ये जलसा जो था ये लग रहा था कि पीडीएम शायद ये कोई पीडीएम का जलसा पाकिस्तान की जलसा नहीं है, बल्कि ये कोई बीजेपी या आरएसएस का ये जलसा हो रहा है जिसमें वो धमकियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान को या ये करें वो करें। तो ये बेसिकली इस तरह की फीलिंग आ रही थी पीडीएम के जलसे से। और अब तो इस बात के वो होने लग गया कि ये इसमें जो उनका मेन टारगेट है वो इदारे क्यों हैं और वो ये चीज़ें क्यों हैं, और दूसरा ये कि वो क्या सिर्फ एनआरओ चाहते हैं या सिर्फ वो अपने उन बैरूनी अकाउंट का वो एजेंडा पूरा करना चाहते हैं जिनके लिए उनको फंडिंग की गई है, जिनके लिए उनको मुबैयन तौर पर इनको यानी कि एक तरह से सरमाया की गई है उन फ़ॉरेन ममालिक की तरफ से उनके ऊपर, जिनको वो एजेंडा वो सब पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। तो किस तरह रहमान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में $3 अरब की फंडिंग हो चुकी है एक गैर मुल्की यानी कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से। तो ये अब ये $3 अरब किस लिए दिए गए हैं और किन को दिए गए हैं और किन मकसद के लिए दिए गए हैं, और क्या इन $3 अरब का मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, इनमें पाकिस्तान में केओस पैदा करना, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को प्रमोट करना है। तो ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है और इसको ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो दूसरा ये कि पीडीएम के जलसे को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो इतना बड़ा जलसा जो है वो क्यों कर रहा है, और एक जलसे के ऊपर 2-2 अरब रुपया 70-80 करोड़ रुपये खर्चा आ रहा है, जो कि पहले जब खर्चा हुआ था यानी कि मुसलमान का जो जलसा हुआ था गुजरात में उसका खर्चा था तकरीबन 70 करोड़ रुपये, और जो कराची में जलसा हुआ था उसका खर्चा जो था वो 2 अरब रुपये तक चला गया था। तो ये पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है और इतना फंडिंग कौन कर रहा है, मैसिव फंडिंग हो रही है। तो ये फंडिंग कौन कर रहा है, क्या पार्टी अपने फंड से करेंगी या कोई बैरूनी ताकत जो है वो फंडिंग कर रही है। तो इनके ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है, इनके ऊपर भी तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर भी तहकीक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये चीज़ें कौन प्रमोट कर रहा है, और ये एजेंडा जो है उसमें इन पीडीएम के जलसों में सिर्फ रियासत को टारगेट किया जा रहा है। रियासत मुखालिफ यानी कि इंडियन हमारे याफ्ता या इंडियन भारत नवाज एजेंडा जो वो क्यों प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ देखना बहुत अहम है और इसके ऊपर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ चलते हैं कि उसके बाद जब ये अवैध शाह अदनानी साहब ने जब तकरीर की तो उसके बाद फिर उन्होंने जब जलसा ख़त्म हो गया तो शुक्र जलसा खैरियत ख़त्म हो गया, उसमें कोई ऐसा हादसा या जो सिक्योरिटी थ्रेट था उस जो पहले इशू किया गया था उसमें कोई वाक़या नहीं हुआ। हाँ एक वाक़या हुआ था, लेकिन शुक्र उसमें बड़े लेवल कोई वाक़या इस जलसे के अंदर कोई वाक़या ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सिक्योरिटी को सलूट पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने बेहतर इंतजाम किए, इतने ज़बरदस्त इंतजाम किए कि उन्होंने उन तमाम जो ख़तरात थे उनको ना सिर्फ बड़ी खुशलुबी के साथ उनको नाकाम बनाया, बल्कि उन ख़तरात को खदशात जो थे सिक्योरिटी के खदशात उनको ख़त्म किया। तो इसके साथ ही जब जैसा ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर अवैध शाह अदनानी साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि जी मेरा कहने का मकसद उनका मकसद ये नहीं था कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाऊँगा। फिर उन्होंने बड़ी वजाहतें देने की कोशिश की अवैध शाह अदनानी साहब ने कि मेरा बयान को गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, ये लिया गया वो लिया गया है, मैं आज़ाद बलूचिस्तान का तस्वर भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं बलूचिस्तान पाकिस्तान जो है वो लाजम जुज़ हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने क्लैरिफिकेशन करना शुरू की अवैध शाह अदनानी साहब ने। तो लेकिन ये बात उन्होंने उस वक्त नहीं सोची जब वो तकरीर कर रहे थे और जब ये चीज़ें कह रहे थे, अपने अल्फाज बोल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तीर से निकले कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज वो वापस नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें उस वक्त सोची चाहिए थी और बाद में क्लैरिफिकेशन देने का मकसद क्या था और उसके बाद ये चीज़ें क्यों हो रही थी। तो अब इसमें देखना ये है कि रियासत इसके इन हवाले से क्या एक्शन लेती है और उसके ख़िलाफ़ जो है क्या इक़दाम किए जाते हैं, और देखना ये है कि इनका जो वो है एजेंडा जो है वो इसको ख़त्म किया जाता है या नहीं किया जाता, इसको काउंटर किया जाता है या नहीं किया जाता, और इनके खिलाफ इनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात की जाती हैं नहीं की जाती। तो ये देखना बहुत ही अहम है और इसके ऊपर रियासती इदारों को देखते हैं कि आप वो क्या एक्शन लेते हैं और क्या वो मज़ीद कोई पाबंदियाँ आयद करते हैं और क्या वो किसी किस्म की कोई नई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं पीडीएम के ऊपर। मेरा जहाँ तक इतना एनालिसिस तो वो ये है कि बेसिकली पीडीएम को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो जितने जलसे करना चाहते हैं वो करें, जितनी तकरीर करना चाहते हैं वो करें,
लेकिन जो आखिरी तकरीर होगी, जो आखिरी जलसा होगा पीडीएम का, उसमें देखना होगा कि उसमें क्या तकरीरें होती हैं और उसमें क्या रस्म मुखालिफ बयानियाँ लेके आती हैं और अपोजिशन जमातें, और उसमें क्या क्या बातें की जाती हैं। तो ये देखना बहुत ही अहम है। और उस वक्त जो रस्म मुखालिफ जो बयानियाँ या जो अपोजिशन जो अपने आखिरी जलसे में करेंगी, उसके बाद क्या रियासती इदारे क्या एक्शन लेते हैं, तो ये उस वक्त पता चलेगा कि क्या एक्शन होता है और क्या रिस्पॉन्स होता है और किस लेवल का रिस्पॉन्स होता है और किस तरह का एक्शन लिया जाता है। तो ये उस वक्त पता चलेगा जब पीडीएम जो है अपना आखिरी जलसा करेगी या अपना आखिरी जो तकरीर होगी पीडीएम जलसे में, उस वक्त ये पता चलेगा। तो देखें रियासत जो है अभी तक वो टॉलरेंस शो कर रही है, बर्दाश्त शो कर रही है, और रियासत के अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कहते हैं कि रियासत एक माँ की तरह होती है और माँ के अंदर बर्दाश्त होती है, वो लामहदूद होती है। लेकिन उस बर्दाश्त को, उस चीज़ को जो है वो उसका इम्तहान नहीं लेना चाहिए, उसको आज़माना नहीं चाहिए। तो रियासत जो है वो बेसिकली अपने तमाम बच्चों का ख्याल रखती है। उसमें वो रियासत के तमाम शहरी जो हैं उसके बच्चों की मानते हैं, और इसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। इसमें आम आवाम भी है, जिसमें पोलिटिकल पार्टीज में, जिसमें पोलिटिकल लीडर्स भी हैं। तो ये तमाम रियासत के बच्चे हैं। तो अगर रियासत के बच्चे ही अपनी माँ से बगावत कर देंगे तो डेफिनेटली फिर माँ जो है, ये जो रियासत है वो फिर एक्शन लेगी, और फिर जो एक्शन होगा वो रियासत अपनी बका के लिए हर कदम उठाने में हक बजाने होती है और होगी। तो इसके साथ ही हम चलते हैं। इसके अलावा हाँ, बीच में एक और टॉपिक आ गया हमारा, वो ये था कि जी अब देखना ये डिस्कस करेंगे बिलावल क्या डबल पिच पे खेल रहे हैं और बिलावल क्या कोई ऐसी गेम कर रहे हैं इस पीडीएम में कि क्या वो दोनों तरफ खेलना चाहती हैं, वो पीडीएम के साथ भी आना चाहती हैं और वो सल्यूशन के साथ भी आना चाहती हैं। तो ये इन चीज़ों को हम देखेंगे कि बिलावल जो है पहले वो कहते थे कि मैं जलसे में शिरकत नहीं करूँगा। तो जो कोयटा में जो पीपल्स पार्टी के जो क्यादत थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि बिलावल जो है वो कोयटा में होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, और शायद उनकी शिरकत जो है वो थ्रू वीडियो लिंक भी जो शिरकत है वो भी मशकूक है जलसे में। तो लेकिन उसके बाद जो थे बिलावल ने ना सिर्फ वीडियो लिंक से ख़िताब किया, और वो ख़िताब जो था वो भी इतना सख्त नहीं था, वो भी यानी कि इतना वो यानी कि मीडियम लेवल का वो ख़िताब था, जिसमें ऐसे को टारगेट तो किया गया लेकिन उस लेवल पे नहीं गए जिस लेवल पे पीडीएम की दूसरी जमातें जो हैं वो जा चुकी हुई हैं, और वो जिसमें वो अटैकिंग कर रही हैं, जो वो जिसमें वो हिट्स कर रही हैं अदालत के ऊपर, उसने पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नहीं किया। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या पिच के दोनों तरफ खेले हैं, और क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर पीडीएम कामयाब हुई तो हम पीडीएम के साथ शामिल हो जाएंगे, और अगर एस्टैब्लिशमेंट ने पीडीएम कंट्रोल कर तो हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके अपने मामले जो है हल कर लेंगे। तो क्या ये चीज़ें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क्या कामयाब होती हैं, और ये भी अहम है कि दो क्वेश्चन का सवाल जो है क्या वो कभी पार होता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि दो क्वेश्चन के सवाल के साथ क्या हल होता है। तो इसका जो देखते हैं कि हम ये भी देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो भी बड़ा इंतहाई अहम है, और इसमें देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त कामयाबी समेटती है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। और ये भी देखना बाकी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हम जिसने कैंपेन चलाई है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है, और उन्होंने जिसने पूरी जान मार दी है हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। उन्होंने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकरीब बदलूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, जो उनकी महरीन है उनकी वो ख़त्म कर दूँगा, और गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा जो है वो बना देंगे हम। तो ये देखने के बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या बातें पूरे कर पाते हैं जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में किए हैं। और दूसरा ये कि क्या अब गिलगित बल्तिस्तान उनकी उन चीज़ों को भूल गई है जो कि कराची में उन्होंने डेवलपमेंट की है, जो उन्होंने सिंध में डेवलपमेंट की है बिलावल भुट्टो की पार्टी ने, यानी कि पीपल्स पार्टी ने। तो क्या कराची की सड़कें वो ठीक कर पाई हैं, क्या वो सिंध में सेहत की मिसाल ठीक कर पाए हैं, क्या वो सिंध में आवाम को वो सहूलियात दे पाए हैं जो जिसका वो वादा कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। तो ये देखना बाकी है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को आवाम को कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बातें कर रहे हैं वो उन्होंने अपने सूबे में कितने इम्प्लीमेंट किए हैं और वो कितने ज़्यादा वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो सबसे पहले गवर्नमेंट आई थी गिलगित बल्तिस्तान में वो पीपल्स पार्टी की आई थी, तो जिनसे 5 साल पूरे किए थे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में। पहली गवर्नमेंट, सबसे पहली गवर्नमेंट की बात करें गिलगित बल्तिस्तान में, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये भी इस बात को भी, इस परफॉर्मेंस को भी आवाम को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि जब इंतहाई नादर और नायाब जो नवादा थे वो जब चोरी हो गए पुल के ऊपर से, तो आप देख लेंगे पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होगी। लेकिन उम्मीद है कि हर नया दिन एक नए आगाज़ के साथ होता है, हर नया आगाज़ एक नए दिन के साथ होता है। तो इसमें देखना ये है कि क्या बिलावल भुट्टो की जो परफॉर्मेंस माजी की परफॉर्मेंस है क्या वो इस परफॉर्मेंस से बेहतर होगी या इससे डिफरेंट होगी, या एक नई शुरुआत होगी, या फिर एक नई पीपल्स पार्टी सामने आएगी जो माजी की पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ देगी, जो ज़रदारी की पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ देगी, या जो उनके पिछले बयानी को जो करप्शन का बयानी या जिनके इल्ज़ाम लगते हैं कि ये है करप्शन करते हैं या ये करते हैं, जो मुझ लोगों पर जो कहते हैं इल्ज़ाम लगते हैं उनके ऊपर,
क्या उस बयानी को वो पीछे कर देंगे और तरक्की और डेवलपमेंट के बयानी को अपनाएंगे, और क्या वो सही मायने में आवाम की खिदमत करेंगे, तो ये देखना बाकी है। तो इसके बाद देखेंगे गिलगित-बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो बहुत ही अहम है, और देखना है कि PTI और पीपल्स पार्टी कौन गिलगित-बल्तिस्तान का मार्का जो है वो मारता है, और कौन जो है वो मेजॉरिटी सीट्स लेता है गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन में। तो ये देखना बहुत ही अहम है। तो इसी के ऊपर गिलगित-बल्तिस्तान का फ्यूचर भी डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करती है। तो अब चलते हैं सीधा इंटरनेशनल टॉपिक। तो राज हुआ कुछ क्योंकि फ्रांस के एक मैगज़ीन थे चार्ली हेब्डो, जिसने एक में वो खा के छापे मतलब मैगज़ीन में। तो उसके बाद एक वाक़या हुआ, वहाँ पे एक शख्स की हलाकत हुई। तो उसके बाद जो फ्रांस की गवर्नमेंट ने वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी थी, और उसके अलावा फिर जो वहाँ पे यानी कि जो उस मैगज़ीन के जो मुद्दे उनको फ्रांस सदर ने आला तरीन सिविल अवार्ड देने का ऐलान किया, यानी कि उस गुस्ताखाना खाके छापने वालों को। तो उसमें वो कुछ यूँ कि जब ये ऐलान किया तो उसके बाद फ्रांस के एक स्कूल था, जिसमें फ्रांस के स्कूल के टीचर था जिसका नाम था सैमुअल पैटी। उसने अपनी क्लास में यानी कि एक वो गुस्ताखाना खाके जो थे वो डिस्प्ले किए, वहाँ पे बच्चों को दिखाए। तो उसके बाद फिर एक चची नज़ार जो तालिब इल्म था, उसने उस उस्ताद का जो था वो सर कलम कर दिया, यानी कि उसका कत्ल कर दिया। तो उसके बाद फिर ये जो फ्रांस सदर ने पैसा फैशन होते हुए फिर वहाँ पे क्रैकडाउन किया गया पूरे फ्रांस में, और तमाम मसाजिद को, फ्रांस में जितनी भी मसाजिद हैं उनको 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। और इसके अलावा फ्रांस सदर ने यह भी ऐलान किया कि इस्लाम के साथ उन्होंने इस्लाम को बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश की दहशतगर्दी के साथ और दूसरी चीज़ों। हालांकि इस्लाम जो है वो अमन का दीन है और सलामती का दीन है। तो इस्लाम जब देखिए एक बेसिक चीज़ इसमें यह है कि जब आप जब प्रोवोक भी आप खुद करती हैं, फिर कहते हैं कि इंसान रिएक्ट भी ना करे, तो ये अननेचुरल चीज़ है। तो उसमें ये है कि बेसिक देखें कि ये बार क्यों करते हैं ये लोग ऐसा, और बड़ी डबल गेम खेलते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़, और ये जो स्पेशली फ्रांस वगैरह जो हैं, ये पहले खुद ही यानी कि प्रोवोक करते हैं मुसलमानों को, इश्तियाल दिलाते हैं कि मुसलमान रिएक्शन में कुछ ऐसा एक्ट करें जिसमें हम मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम या इस तरह कुछ को इल्ज़ाम लगा सकें। उसमें कहीं ये देखिए इंतहा पसंद ये है वो है। बेसिकली जब फ्रांस में इस वक्त टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उस वक्त है 60 लाख, यानी 6 मिलियन पॉपुलेशन फ्रांस में मौजूद है। 60 लाख इनकी टोटल आबादी का 10% जो हिस्सा है वो मुसलमान मुश्तमिल है इस वक्त फ्रांस में। तो फ्रांस की जो राइट विंग पार्टी है वो इस चीज़ से इंतहाई खौफज़दा है। वो ये समझती है कि शायद अगर ये आबादी इतनी बढ़ती रही फ्रांस में तो ये मेजॉरिटी में भी आ सकती हैं, और ये मेजॉरिटी में आ गए तो फिर फ्रांस का जो तशख़्ख़ुस है वो मुबैयत तो जो कहते हैं ग्लोबल तशख़्ख़ुस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को काउंटर करने के वो इस्लाम से मुतनफ़िर करने की कोशिश करती हैं, वो इस्लाम से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, इस्लाम को गलत पिक्चर शो करती हैं कि देखें इस्लाम ये है वो है। हालांकि इस्लाम तो इंतहाई अमन और सलामती का दीन है और ये लोगों को भी अमन का दर्स देता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं प्रोवोक करने के लिए मुसलमानों को, और दूसरे की बेसिक चीज़ होती है कि दूसरे लोग जो नॉन मुस्लिम है उनको बेसिकली पैगाम देने की कोशिश करते हैं। ये जो जियोज़ और दूसरे जो क्रिश्चियन हैं वहाँ पे मौजूद है वो ये देने की कोशिश करते हैं कि देखें जी इस्लाम ये दीन तो आप इस्लाम की तरफ ना आएँ। हालांकि उनको ये नहीं पता कि अगर आप इस्लाम की वाक़या करेंगे, उनको मुतनफ़्फ़िर करने की कोशिश करेंगे इस्लाम से, तो लोग इस्लाम के बारे में और स्टडी करेंगे, इस्लाम के बारे में और रिसर्च करेंगे, और इस्लाम का जब वो हकीकी मुताला करेंगे तो उनको पता चलेगा इस्लाम ही हकीकी दीन है। इस्लाम ही वो दीन है जो तमाम राइट्स प्रोवाइड करता है और तमाम राइट्स प्रोटेक्ट करता है, जो कि वो एक सिटीज़न को, एक शहरी को देता है या एक इंसान को देता है। तो फिर वो ज़ाहिर बात है कि जब वो इस तरह फिर आते हैं तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को असर को कबूल करते हैं। उस टाइम वो इस्लाम में जो इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है यूरोप में भी और स्पेशली फ्रांस में भी। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। बेसिकली इस्लामोफोबिया का वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है वहाँ पर यूरोप में और ये चीज़ों में। तो इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि आप इस चीज़ को यानी कि आप डरें ना, आप इससे आप डायलॉग लेके आए हैं, इंटर हार्मनी लेके आए हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न देख लें, उन्होंने किस तरह से मिसाली किस्म का मजहबी रवादारी कायम की हुई है इस वक्त न्यूजीलैंड में। उन्होंने किस तरह से तमाम अक़लियतों को, तमाम लोगों को आपस में एक गुलदस्ते की तरह रखा हुआ है कि जिसमें उन्होंने तमाम अक़लियतों को वही बुनियादी तमाम बुनियादी हक़ूक़ उनको मुहैया हैं जो कि एक महज़ब माशरे में हासिल होते हैं। तो इस समय फ्रांस को भी कहते हैं कि फ्रांस भी इन चीज़ों से ना करे। और प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं इस वक्त इन यानी कि लिबरल दहशतगर्द का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अपने को लिबरल कहते हैं फ्रांस वाले। और दूसरा ये कि वो जो कहते हैं तो बेसिकली ये भी लिबरल टेररिज्म की उसमें आ जाता है, टर्मिनोलॉजी में आ जाता है। तो फ्रांस के सदर जो हैं इस वक्त उनको बैक करें, वो कहते हैं हम इन चीज़ों की बात नहीं है कि हम मज़ीद खाके गुस्सा खुद शाया करेंगे।
तो देखिए कि एक मुसलमान के लिए अपने नबी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और जहाँ पे भी हर मुसलमान की नाम उससे पाक की बात आती है तो हर मुसलमान जो है वो आगे बढ़ के अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू सब कुछ कुर्बान करने पर राज़ी हो जाता है। तो ये चीज़ें अंग्रेज़ों को भी पता है और यूरोप के लोगों को भी पता है, यूरोप को भी पता है कि मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना प्यार करते हैं। तो ये चीज़ ये है कि वो मुसलमानों को दीन से दूर कर देंगे, मुसलमान को बेजार कर देंगे, दीन से ये कर देंगे, तो ये उनकी खामख्याली है, ये उनका ये उनकी यानी कि एक तरह से वो कह लें कि एक पुरानी सोच है जिसके ऊपर अभी भी चल रहे हैं यूरोप वाले। तो बेसिकली ये है कि आप मज़ाहिब में हम आंगी पैदा करें, मज़ाहिब बैन मज़ाहिब हम आंगी पैदा करें, तो आप नफ़रतों को प्रमोट ना करें। तो फ्रांस सदर चाहे नफ़रतों को प्रमोट करें हैं। तो इस सिलसिले में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बयान दिया तुर्की के प्रेसिडेंट को। उन्होंने कहा कि मैक्रोन जो है वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करना बंद करें, यानी लिबरल दहशतगर्दी की बात करूँ तो उनकी सरपरस्ती करना बंद करें और इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ ना जोड़ें, मुस्लिम ना करें। और दूसरा ये कि फ्रांस सदर जो है वो सबसे पहले अपना दिमागी इलाज करवाएं और मुझे लगता है कि उनका दिमाग जो है वो सही तरह काम नहीं करता, तो अपने आप का दिमागी इलाज शुरू करना चाहिए फ्रांस सदर को। तो इस सिलसिले में इसके बाद फिर फ्रांस सदर मुश्किल हो गए। उन्होंने कहा देखिए मेरी तौहीन की है, हालांकि इस्लाम की तौहीन करने उनको जायज़ समझना जाता है, लेकिन अपनी तौहीन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते फ्रांस सदर। तो उन्होंने इसको अपनी तौहीन को बर्दाश्त ना करते हुए तुर्की से अपना सफ़ीर जो था फ्रांस ने वो वापस बुला लिया। फिर इसके बाद तुर्की ने भी कहा कि अब हम मुस्लिम ममालिक से अपील करते हैं कि वो फ्रांस का बाइकआउट करें और फ्रांस के अशिया जो हैं वो परचेज़ ना करें, उनका कंप्लीट बाइकआउट करें। तो इस सिलसिले में जो मुस्लिम अरब कंट्रीज़ हैं उसमें भी अब शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और वहाँ के लोग भी वहाँ भी अब जो प्राइवेटली वहाँ पे मार्केट्स हैं उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया है फ्रेंच प्रोडक्ट्स का। हालांकि हुकूमती लेवल पर तो कोई कंडेम्पशन नहीं है या कंट्रीज़ की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से सऊदी अरब ने भी आज बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हम इनकी मजम्मत करते हैं और इस तरह की जो वाक़यात हैं वो करना काबिल कबूल है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बड़े ज़बरदस्त बयान किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के सदर को चाहिए था कि वो एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं, आवाम को मुत्तहिद करते हैं, ना कि आवाम को तकसीम करते हैं। क्योंकि नेल्सन मंडेला की मिसाल दी, लेकिन नेल्सन मंडेला ने भी आवाम को मुत्तहिद किया, आवाम को एक झंडे तरह मुत्तहिद किया, उनको तमाम हर इंसान के अपने उसके हकूक़ का ख्याल रखा और उसके हकूक़ की हिफाजत भी की। तो ये भी चाहिए फ्रांस सदर को चाहिए कि वो आवाम को यूनाइट करे, ना कि डिवाइड करे। तो ये एक लीडर की निशानी ही होती है, अच्छे लीडर की निशानी होती है कि आवाम को कभी तकसीम नहीं करता, आवाम को हमेशा मुत्तहिद करता है और आवाम में हमेशा रवादारी और मसवात पैदा करता है। तो ये चीज़ सोचने की बात है कि फ्रांस सदर ये क्यों कर रहे हैं और वो किस एजेंडे पे अमल कर रहे हैं, तो ये भी अभी देखना बाकी है। तो उम्मीद है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसमें अहम वाक़या बीच में आ गया था, वो ये था कि इंडिया और अमेरिका के अहम जो माहदे हैं वो होने वाले हैं। तो उस अहम माहदे क्या होने वाले हैं, तो उसमें हुआ कुछ नहीं है कि अमेरिका के जो मार्क एस्पर हैं और उसके मार्क पोम्पियो जो हैं वो इंडिया पहुँच चुके हैं, न्यू दिल्ली पहुँच चुके हैं। वहाँ पे इस वक्त वो वहाँ की सरकारी जो अहम लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और वो एक नया एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं बेसिकली इंडिया के साथ, जिसका नाम बीका एग्रीमेंट, जिसको मैं पिछली वीडियो में बता चुके हैं। बीका एग्रीमेंट बहुत ही अहम एग्रीमेंट है जो इंडिया साइन करने वाला है, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स में पिछली वीडियो में बताया था कि कितने इसके एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं बनस्पत एडवांटेज के। तो उसमें देखना ये कि क्या इंडिया जो है वो इस माहिदा साइन करता है और क्या इंडिया जो है वो टोटल सरेंडर करता है। इस वक्त अमेरिका को अपना तमाम सैटेलाइट सिस्टम दे देता है, तमाम अपना नेविगेशन सिस्टम देता है, तमाम अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का कंट्रोल अमेरिका को दे देता है। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक खुदकुशी होगी। वैसे इंडिया खुदकुशी करने जा रहा है बेसिकली अगर वो अमेरिका के साथ ये बीका एग्रीमेंट साइन करता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं कि इंडिया जो है वो थ्रेट क्यों कर रहा है पाकिस्तान और चाइना को। और वो सब अजीत डोवाल जो है उन्होंने नई डॉक्ट्राइन क्या इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ है कि अजीत डोवाल ने कहा कि हम अपने मफादत जंग जो है वो बाहर के मुल्क में लड़ेंगे और अपने मुल्क में तो लड़ेंगे नहीं, साथ हम बाहर के मुल्क में लड़ेंगे जहाँ पे हमारे मफादत के नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। जो भी मुल्क हमारे मफादत नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा हम उसके मुल्क में जाकर अपने मफादत की जंग लड़ेंगे। तो ये चीज़ें अब कैसे वाज़ह हो रही हैं, तो ये वीडियो में जैसा भी शायद लगता यही है कि शायद इंडिया अपने मफादत की जंग जो है वो पाकिस्तान में लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मुकम्मल पिक्चर अभी क्लियर होना बाकी है। तो इसके अलावा जो यूपी के सीएम यानी उत्तर प्रदेश के जो सीएम थे उन्होंने भी ऐलान किया है कि मोदी ने तारीख और वक्त का तयन कर लिया है कि वो किस वक्त और किस तारीख को पाकिस्तान और चाइना पे हमला करेगा। तो ये देखना भी बाकी है, ये बहुत ही बड़ा बयान है। तो इसके अलावा जो मेरा अपना एनालिसिस है वही है कि इंडिया सर्दियों में कभी पाकिस्तान और चाइना पर हमला नहीं करेगा, वो हमेशा स्प्रिंग सीजन का इंतज़ार करेगा। तो देखते हैं कि स्प्रिंग सीज़न में स्प्रिंग आती है या कुछ और आता है, तो ये अपना आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम,
बाय बाय, खुदा हाफिज़। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।